शीर्षक समाधान। लेखक रविंद्रनाथ मैत्र। बहरामपुर कॉलेज से अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स लेकर नित्यानंद प्रभु के वंशज स्वर्गीय श्यामलाल गोस्वामी के पुत्र मोतीलाल अपना सीना ताने कोलकाता पहुंचे। इस पूरी दुनिया में उनका अपना कहने वाला कोई न था। एक बूढ़े मामा थे जो उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते थे, पर मोतीलाल की परीक्षा खत्म होते ही उनका भी देहांत हो गया। अब विश्वविद्यालय की पढ़ाई को आगे जारी रखना उनके लिए नामुमकिन था। सबसे जरूरी था 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना। कोलकाता में उनकी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी, पर मोतीलाल इस बात से जरा भी नहीं डरे। उन्हें अपनी फ, आधा र, स्ट, क्लास, ऑनर्स की डिग्री पर अटूट भरोसा था। उन्होंने सोचा, कोलकाता शहर तो क्या, पूरी दुनिया ही उनके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। सियालदह स्टेशन पर उतरकर वे सीधे बैठक खाना रोड आए। वहां सामने ही एक विशुद्ध ब्राह्मण होटल था। उसी होटल के खपरेल यानी कि टाइल वाली छत के एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर मोतीलाल अपने जीवन संग्राम के मोर्चे पर डट गए। पहले 2 दिन आराम करने के बाद मोतीलाल ने शाम बाजार से भवानीपुर तक के सभी कॉलेजों के चक्कर काटे। कहीं भी ट्यूटर का पद खाली नहीं था। तब उनके गर्व से फूले सीने की चौड़ाई जैसे 1 इंच कम हो गई। अगले कुछ दिन उन्होंने क्लाइव स्ट्रीट की गलियों में गुजारे। वहां कुछ बड़ी कंपनियों के बड़े साहबों से भी मुलाकात हुई। लगभग सभी ने बिना कुछ सुने सांड जैसी गर्जना के साथ नो वैकेंसी कहकर उन्हें धुतकार दिया। 1-2 साहबों ने थोड़ी दया दिखाते हुए पूछा, क्या तुम हिंदू हो? मोतीलाल ने विनम्रता से कहा, जी हां सर। राष्ट्रवादी हो? मोती ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। उसने कसम खाई थी कि झूठ बोलकर रोटी नहीं कमाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जी हां। कंपनियों के मालिकों ने गुड बाय कहा और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले कुछ दिन बड़ा बाजार की मारवाड़ियों की गद्दियों पर भटकते हुए मोतीलाल ने देखा कि एक तो बाजार में मंदी है और ऊपर से वह बंगाली है, इसलिए वहां दाल गलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उनका 38 इंच का सीना सुकड़ते सुकड़ते 30 इंच पर आ टेका। मोतीलाल अब खतरे की घंटी महसूस करने लगे थे। 3-4 दिन बाद अखबार के एक विज्ञापन पर उनकी नजर पड़ी। सरकारी रिकॉर्ड विभाग के लिए ग्रेजुएट की जरूरत थी। मोतीलाल को खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनके जैसा काबिल ग्रेजुएट गिनती का ही था। वे खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि ये नौकरी तो अब हाथ से जाने वाली नहीं है। योग्यता में उनके जैसा दूसरा कोई इस संसार में नहीं मिलेगा। बात सच भी थी, लेकिन जैसे ही वे सरकारी दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचे, उनकी जान सूखने लगी। लगभग 30 उम्मीदवार हाथों में अर्जी लिए चक्कर काट रहे थे। सभी ने अपना कार्ड अंदर भेजा, मोतीलाल ने भी दिया। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो साहब ने सबसे पहला सवाल दागा, क्या तुम मुसलमान हो? मोतीलाल ने कहा, नहीं। साहब ने पेंसिल उठाई और जाने का इशारा करते हुए रूखे स्वर में कहा, नो चांस, जाओ बाबू। मोतीलाल का सिर चकरा गया। फर्स्ट क्लास ऑनर्स लाने के बाद ओह, नो चांस? उसने हड़बड़ा कर कहा, सर मेरी योग्यता, क्वालिफिकेशन। साहब ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आजकल धर्म ही सबसे बड़ी योग्यता है, गुड बाय। गुस्से से उबलता हुआ मोतीलाल बाहर आया। रास्ते में इधर उधर भटकते हुए वो घर लौट रहा था, तभी बचपन के दोस्त मफीज से उसकी मुलाकात हो गई। मफीज ने हंसते हुए पूछा, अरे मोती, तुम यहाँ? हाँ, तुम कोलकाता कैसी मफीज? मोतीलाल ने पूछा। मफीज बोला, भाई एक नौकरी मिल गई। अब्बा जान अब और खर्च नहीं देना चाहते। 7 बार BA फेल हो चुका हूं, अब उनसे पैसे मांगना भी मुश्किल था। कैसी नौकरी मिली? मोतीलाल ने हैरानी से पूछा। वही रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की क्लर्क वाली नौकरी, 100 रुपये तनख्वाह और 25 रुपये अलाउंस। गुजारा हो जाएगा, क्या कहते हो? इतना कहकर मफीज खिलखिलाकर हंसा। मोतीलाल फटी आंखों से मफीज की ओर देखता रह गया। तुम्हें मिल गई? सुनकर खुशी हुई, मैंने भी वहां अर्जी दी थी। मफीज ने राज की बात बताते हुए कहा, भाई तुमने गलती कर दी। वहां मुसलमान के बिना काम नहीं बनने वाला था। कल मेरे सिर पर फेज टोपी नहीं थी तो साहब ने घास तक नहीं डाली। आज ये अचकन चपकन पहनकर आया, तब जाकर नौकरी हाथ लगी। मोतीलाल ने कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा भाई अब चलता हूं। नौकरी मिलने के बाद भूल मत जाना, मेरे लिए भी कुछ देखना। मफीज अच्छा कहकर ट्राम पर चढ़ गया। जब मोतीलाल अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसके सीने की चौड़ाई और भी कम हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ BA पास मोतीलाल गोस्वामी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे अखबार में नौकरी चाहिए के विज्ञापनों को बड़े गौर से पढ़ रहे थे। तभी होटल का मालिक गुणनिधि मिश्र सामने आकर खड़ा हो गया और रुपयों का तगादा करने लगा। मोतीलाल के पास कोई जवाब ना था।
क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी अब सिर्फ 5 आने पर सिमट आई थी। काफी देर तक खरी खोटी सुनाने के बाद गुणनिधि ठाकुर बोला, 2 दिनों के भीतर सारा बकाया चुका देना, वरना सीधे पुलिस को खबर कर दूंगा। मोतीलाल की आंखें विज्ञापन पढ़ते पढ़ते अचानक फैल गई। उन्हें एक बहुत ही आकर्षक नौकरी का पता चला था, इसीलिए गुणनिधि ठाकुर की वो खतरनाक धमकी उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। मालिक अपनी लाल पीली आंखों से इस बेफिक्र बेरोजगार को देखता हुआ वहां से चला गया। विज्ञापन था, नमक विभाग सॉल्ट डिपार्टमेंट में 3 प्रशिक्षुओं की जरूरत है। मोतीलाल ने काफी देर तक विचार किया, फिर करीब 10 बजे वे सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां गुप्त रूप से 1-2 क्लर्कों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यूं तो कोई भी आवेदन कर सकता है, पर सेक्रेटरी का गुप्त आदेश है, मुसलमान उम्मीदवार मिलने पर किसी भी अन्य उम्मीदवार को नहीं लिया जाएगा। मोतीलाल का चेहरा एकदम सूख गया। मन हुआ कि यूनिवर्सिटी के जितने सर्टिफिकेट हैं सब फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे और लाल दिग्घी में फेंक दे। यही सब सोचते हुए वह जा रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, गोसाईदा, आदाब। मोतीलाल ने मुड़कर जिसे देखा, उसे इस हाल में कलकत्ता में देखेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने खड़ा व्यक्ति उसके मामा के पुराने गुमाश्ते मैनेजर का बेटा रमजान अली था। आंखों में गहरा सुरमा, सिर पर जरी वाली टोपी और कसीदाकारी वाला पायजामा। वह पहले से काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ हो गया था। एक नज़र में तो उसे पहचानना भी मुश्किल था। मोतीलाल ने हैरान होकर पूछा, तुम यहां? रमजान अली ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से यहीं हैं। चितपुर में उसकी बीड़ी की दुकान है। स्वदेशी लहर की बदौलत बीड़ी बेचकर उसने अच्छी खासी कमाई कर ली है। अब वह सियालदह मोड़ जा रहा था। वहां एक और दुकान खोलने का इरादा था। तभी एक ट्राम आकर रुकी। रमजान ने कहा, चढ़ जाओ गोसाईदा। मोतीलाल ने कहा, तुम जाओ रमजान, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमजान ये सुनकर दंग रह गया। बोला, पैसे नहीं हैं? इतना पढ़ लिख कर भी? खैर छोड़ो इसे, तुम बस चढ़ जाओ। मजबूरी में मोतीलाल ट्राम पर चढ़ गया। ट्राम में बैठे बैठे मोतीलाल ने अपने मामा की मौत से लेकर कलकत्ता में चाकरी खोजने का जबातिया कष्ट का कथा रमजान को खुले बोला। शेकी छुई लुकोलोना। रमजान हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो गोसाईदा, तुम्हारे पास तो रत्ती भर भी अक्ल नहीं है। ये कहकर रमजान ने मोतीलाल के कान में झुककर धीरे से कुछ कहा। मोतीलाल चौंक उठा। बोला, इसमें तो बहुत झंझट है, अगर पकड़ा गया तो? रमजान ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस आज शाम को मेरे ठिकाने पर आ जाना, मैं रमजान अली हूं। ये कहकर रमजान ने कलकत्ता में रहकर अब तक अपनी बुद्धि से जो जो कारनामे किए थे उनकी एक लंबी फहरिस्त गिना दी। मोतीलाल को सुनकर लगा कि रमजान की सलाह मानने में ही भलाई है और इसमें पकड़े जाने का डर भी कम है। अगले दिन सुबह 10 बजे चूड़ीदार अचकन, धवा सफेद पायजामा और सिर पर लाल फेज टोपी पहने जो व्यक्ति भारत माता बीड़ी के आविष्कारक शेख रमजान अली के साथ शानदार फिटन गाड़ी में सवार होकर नमक विभाग के दफ्तर पहुंचा, वह मोतीलाल गोस्वामी नहीं बल्कि मतियार रहमान था। वक्त पर अपना कार्ड देकर मतियार रहमान इंतजार करने लगा। बुलावा भी आ गया। मोतीलाल का दिल धड़क रहा था। वो हिचकिचाया कि अंदर जाए या नहीं। तभी रमजान अली ने उसके कान में फुसफुसाते हुए हौसला बढ़ाया, कोई परवाह नहीं, निडर होकर चले जाओ। दाढ़ी मूछ नहीं है तो क्या हुआ, पूछे तो कह देना हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। मजबूरी में मतियार रहमान मन ही मन दुर्गा नाम जपते हुए सॉल्ट डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट के खास कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त विधानसभा में इंडियन सॉल्ट बिल को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई थी। अखबारों में भी कई दिनों से नमक को लेकर गहमा-गहमी चल रही थी। मोतीलाल अखबार पढ़ने का शौकीन था। सरकारी और विपक्षी दोनों पक्षों के तर्कों पर उसकी अच्छी पकड़ थी। जैसे ही सेक्रेटरी साहब ने सरकार की नमक नीति पर सवाल पूछा, मोतीलाल अंग्रेजी के साफ और सटीक लहजे में कॉमर्स मेंबर के भाषण का एक हिस्सा धारा प्रवाह सुना गया। साहब अपना सिगार पीते हुए भौहें सिकोड़कर गौर से सुनते रहे। पास ही कुर्सी पर बैठे सुपरिटेंडेंट खां बहादुर मोइनुद्दीन बड़ी प्रशंसा भरी नजरों से मतियार के चेहरे की ओर देख रहे थे और अपनी काली सफेद दाढ़ी के गुच्छों में धीरे धीरे उंगलियां फिरा रहे थे। इंटरव्यू खत्म हुआ। बाहर निकलते समय खां बहादुर ने उसे पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। मोती ने अच्छा कहकर सलाम ठोका और बाहर निकल आया। रमजान ने पूछा, क्या खबर है? मोती बोला, लगता है बात बन जाएगी। रमजान हंसकर बोला, बनेगी क्यों नहीं, आखिर बुद्धि किसकी है? रमजान अली की। मोती ने कहा, अगर नौकरी लग गई तो ये तुम्हारी ही करामात होगी। अब जरा हाईकोर्ट वाली ड्राम पकड़ो। सोच रहा हूं एक बार गंगा स्नान कर लूं, फिर जाऊंगा। यहां मोती का गंगा स्नान करना उसके भीतर दानाबोधा से हिंदू संस्कारेर पूरी चौय दें, जैसे छद्मवेशी रड़ाले शुद्ध करते जयछिलो। 3 दिन बाद सरकारी आदेश आ गया। मती और रहमान की नौकरी पक्की हो गई थी। उसे मेदिनीपुर जिले में नमक विभाग के प्रभारी
खान साहब मंजूर अली मियाँ के सहायक के रूप में काम करना था। नियुक्ति पत्र में तुरंत रवाना होने का आदेश था। मोती ने रमजान से चोघा, चपकन, अचकन, पायजामा और एक शीशी सुरमा लिया और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। खान साहब मंजूर अली मियाँ अब बूढ़े हो चले थे। सिर पर बड़ा सा टकला और एक लंबी दाढ़ी। दाढ़ी रात दिन मेहंदी के रस से रंगी रहती थी, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बाल काले हैं या सफ़ेद। 15 साल पहले खान साहब की पत्नी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद वे अपनी मर्जी से मेदिनीपुर के इस घने जंगलों और एकांत वाले इलाके में तबादला करवाकर आ गए थे। संसार के मोह माया के बंधनों में उनके पास बस एक बेटी थी, जहांआरा। वह कलकत्ता के डायोसेशन कॉलेज में बीए पढ़ रही थी। खान साहब का इरादा था कि बेटी जब एमए पास कर लेगी तब उसकी शादी करवाकर वे अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे। खान साहब को मोती बहुत पसंद आया। पहली मुलाकात के दिन ही उन्होंने अपनी बजरे यानी कि नाव पर बैठाकर मोती को एक छोटी सी जांच पड़ताल के काम के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। समुद्र से करीब 3 मील की दूरी पर जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था। सामने एक सुंदर बागान जिसमें फलों के लदे हुए कई पेड़ थे। दर्जनों मुर्गियां उन पेड़ों की छांव में यहां वहां दाना चुग रही थीं। शाम होने ही वाली थी। खां साहब बरामदे में बैठे बड़े इत्मीनान से अपना अलबोला यानी कि हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी मोती वहां पहुंचा और अदब से उन्हें सलाम किया। खां साहब ने पूछा, काम कैसा लग रहा है मोती मियाँ? मोती ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। आप जैसे बुजुर्ग सरपरस्त साथ हों तो बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता। खां साहब बोले, मैं आपके लिए कोई ना कोई पक्का इंतजाम जरूर करूंगा, ये जान लीजिए। खैर, अब आपको खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप काफी थक चुके होंगे, इस वक्त यहीं खाना खाइए। फिर उन्होंने आवाज लगाई, मजीद। पुकार सुनते ही सफेद दाढ़ी वाला और छोटे कद का बैरा यानी कि मजीद बख्श अपने कंधे पर रंगीन अंगोछा डाले वहां हाजिर हो गया। खां साहब ने उससे पूछा, मजीद, क्या मुर्गियां तैयार कर ली हैं? मोती का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मन ही मन अपने पूर्वज नित्यानंद प्रभु की याद करते हुए उसने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में स्टोव पर ही 2 रोटियां बना लूंगा। लेकिन खां साहब हार मानने वालों में से न थे। 2 चम्मच पुलाव और मुर्ग मुसल्लम तो मोती मियाँ को खाना ही पड़ेगा। आखिरकार काफी मिन्नतें करने के बाद सर दर्द का बहाना बनाकर मोती उस दिन के लिए इस आफत से बच निकला। मोती का घर खां साहब की कोठी से साफ दिखाई देता था। अगली सुबह एक नौकर को साथ लेकर खां साहब खुद मोती के घर पहुंच गए। मोती उस समय स्टोव जलाकर चाय बना रहा था। खां साहब को अचानक सामने देख उसके मुंह से बस दबी हुई एक आह निकली, हे महाप्रभु, अब क्या होगा? खां साहब ने अपनी जगह ली और बोले, आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय पानी का शौक है। मेरे यहां तो दिन में 2 बार चाय बनती है। मोती ने झिझकते हुए कहा, मैं रोज नहीं पीता, कभी कभी जरूरत पड़ने पर बस थोड़ी सी। तो अब से जब भी जरूरत हो मेरे पास चले आया कीजिए। यूं अकेले हाथ जलाकर ये सब झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मोती को अब सब समझ आ गया था। वो जान चुका था कि अगर खां साहब की ये मेहरबानी इसी तरह बरसती रही तो न पे छूटी ई की मात्रा त य नंदा बंसा किरा मर्यादा रक्षा करा तरह पक्ष असंभव हाय पर आवे। खां साहब ने जाते जाते मोती की रसोई का बारीकी से मुआयना किया और अपने साथ आए नौकर इलाही बख्श को वहीं मोती का बावर्ची नियुक्त कर दिया। साथ ही हुक्म भी दे गए, कोठी से मोती के लिए एक मुर्गी और कुछ अंडे तुरंत भेज दिए जाएं। मोती सन्न रह गया पर उसने कोई विरोध नहीं किया। उनके जाने के बाद उसने चाय के खोलते पानी में चुपके से तुलसी के 2 सूखे पत्ते डाल दिए और अपनी चाय खत्म की। करीब 1 महीने तक मोती इसी तरह अपने वैष्णव धर्म की आन बचाता रहा। अपने बावर्ची इलाही बख्श को चकमा देना उसके लिए कोई मुश्किल काम न था। वो इलाही को खाना रसोई में ढककर रखने का हुक्म देता और खुद किताबें लेकर बैठ जाता। जैसे ही इलाही दफ्तर के लिए निकलता, मोती वो सारा मांस अंडा घर के पीछे के जंगल में फेंक आता ताकि सियार और जंगली जानवर उसका भोग लगा सकें। फिर वो नहा धोकर स्टोव पर सादे उबले हुए आलू और चावल, आलू भाते भात बनाता और इसी तरह अपनी जाति और अपना धर्म बचा लेता। पर मुसीबत के बादल अब धीरे धीरे और गहरे होने लगे। पूजा की छुट्टियों में खां साहब की बेटी जहांआरा बर्न्स, बायरन, शैली, कीट्स, लॉन्गफेलो, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर जैसे महान कवियों को 3 भारी सूटकेसों में भरकर एक सुबह साक्षात भोर की किरण की तरह कोठी पर उतरी। रोज सुबह मोती से बातें करना खां साहब के लिए एक नशे जैसा बन गया था। पर जहांआरा के आने की खबर सुनकर संकोच के मारे मोती उस दिन कोठी नहीं गया। सुबह 8 बजे खां साहब का बुलावा आ ही गया। वहां पहुंचकर मोती ने देखा बरामदे में बेंत की कुर्सी पर खां साहब बैठे थे और उनके सामने कालीन पर बैठी 18 साल की गोरी चिट्ठी युवती खिलखिलाकर अपने पिता से बातें कर रही थी। मोती सीढ़ियों पर ही ठिठक गया। खां साहब ने पुकारा, शर्म कैसी, ऊपर चले आओ, ये मेरी बेटी जहांआरा है। फिर उन्होंने मोती का परिचय अपनी बेटी से करवाया।
मोदी बहुत सिमटा हुआ और झेंपा सा वहां बैठा रहा, पर जहां आरा बिना किसी हिचक के तिरछी नजरों से उसे गौर से देख रही थी। कुछ देर बाद जब मोती विदा लेने लगा तो जहां आरा ने कहा, शाम को जरूर आइएगा। अब्बा जी से सुना है कि अंग्रेजी पर आपका बड़ा जबरदस्त काबू है, हम साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। मोती के मन में डर समा गया, पर उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जैसे ही फुर्सत मिलेगी जरूर आऊंगा। फुर्सत तो काफी थी, पर मोती नहीं आया। शाम ढलने से कुछ देर पहले मोती दफ्तर के मैदान में टहल रहा था। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या अब भी फुर्सत नहीं मिली आपको? मुड़कर देखा तो सामने जहां आरा बैठी थी। उसकी गोद में एक खुली हुई किताब थी। मोती सपका गया एवं घबराहट में बोला, आज बहुत भीड़ थी, वैसे ये कौन सी किताब है? खुद ही पढ़कर देख लीजिए। जहां आरा ने किताब मोती की ओर बढ़ा दी। मोती ने देखा, बर्न्स की कविताएं। उसका मन तो बहुत था कि वो पढ़े, पर जुबान से झूठ निकला, मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जहां आरा ठोटी सारा एकटू हशाला, माटी सेटा ख्याला कोरालाना। तभी जहां आरा खुद ही गुनगुनाकर हाईलैंड मैरी पढ़ने लगी। मोती उसकी आवाज और अंदाज सुनकर मंत्रमुग्ध रह गया। वो समझ गया कि यह लड़की सिर्फ साड़ी, समीज, चूड़ी आरा ब्रेसलेट का कोई ढेर नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक गहरा व्यक्तित्व छिपा है। उस दिन तो मोती खुद को छिपा ले गया, पर इस चुलबुली और तेज तरार आरा बुद्धि वाली युवती की नजरों से ज्यादा दिनों तक खुद को बचाए रखना उसके लिए अब मुमकिन न था। सुबह का वक्त था। खां साहब, मोती और जहां आरा एक मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। जहां आरा रोमियो जूलियट पढ़ रही थी। उसके पढ़ने का अंदाज और साफ उच्चारण देखकर मोती पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठा और उसकी आवाज में खो गया। पढ़ते पढ़ते जहां आरा एक जगह रुकी और बोली, यहां इन पंक्तियों के 3 अलग अलग मतलब निकलते हैं। और फिर उसने उन पंक्तियों की अपनी समझ से व्याख्या की। उस पल के लिए मोती बिल्कुल भूल गया कि वह फर्स्ट क्लास ऑनर्स मोतीलाल गोस्वामी नहीं, बल्कि सिर्फ मैट्रिक पास मतियार रहमान है। वह अचानक बोल पड़ा, नहीं, ये मतलब सही नहीं है। फिर जैसे ही वो रोमियो जूलियट की कुछ मशहूर आलोचकों यानी क्रिटिक्स के तर्क देने लगा, उससे अचानक होश आया और वो चौंक उठा। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। उसने सामने देखा, कुर्सी पर बैठी जहां आरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। उसे हंसता देख मोती शर्म के मारे बिल्कुल सिमट गया। पर जहां आरा ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा। उसने फौरन सवाल किया, पर आपने ये सब बातें कहाँ से सीखीं? मोती हड़बड़ाते हुए हकलाने लगा, वो हमारे हेडमास्टर साहब ने पढ़ाया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैट्रिक की क्लास में शेक्सपियर को इतने गहरे तरीके से पढ़ाया जाता है। जहां आरा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोती ने मुड़कर देखा कि खान साहब गहरी नींद में सो चुके हैं। वो हड़बड़ाकर उठा और जहां आरा से कोई बेमतलब की बात कहकर तुरंत बाहर निकल गया। जहां आरा एक बार फिर उसकी घबराहट पर हंस पड़ी। जहां आरा की वो शरारती हंसी भले ही मोती को डरा देती थी, पर उसके सहज, सरल और दयालु स्वभाव ने मोती के मन में उसके लिए एक स्नेह पैदा कर दिया था। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। इस सुनसान जंगली इलाके में 2 इंसानों के बीच दोस्ती बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है। महज 15 दिनों के भीतर ही उन दोनों के बीच एक गहरा दोस्ताना रिश्ता बन गया। जब भी फुर्सत मिलती, मोती खां साहब की कोठी पर ही वक्त बिताता। अक्सर खां साहब सो रहे होते, जहां आरा कविताएं पढ़ती और मोती एक मंत्रमुग्ध श्रोता बना रहता। बीच बीच में जहां आरा हंसते हुए पूछती, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रही? मोती संकोच में भरकर जवाब देता, भला मैं ये कैसे बता सकता हूं? और जहां आरा फिर से हंसते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखती। करीब 20 दिनों तक लुका छिपी का ये खेल यूं ही चलता रहा, पर मोती को अब ये साफ दिखने लगा था कि खतरा सर पर है। आने वाले कल की कल्पना कर उसने पहले से ही एक चिट्ठी तैयार कर रखी थी, जिसमें उसने अपनी नौकरी और अपनी असलियत का पूरा सच लिख दिया था। उसने सोच लिया था जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो ये खत खां साहब को भेज देगा। उस दिन सुबह जहारा हाथों में कुछ किताबें लिए मोती के कमरे पर आ पहुंची। मोती स्टोव पर चाय का पानी चढ़ाकर बैठा था। जहारा ने बिना कुछ कहे स्टोव के पास आकर पानी उतारा और खुद चाय बनाने बैठ गई। मोती घबराकर हड़बड़ाहट में बोला, ये क्या कर रही हो? स्टोव खराब है, किसी भी वक्त फट सकता है। जहारा फिर भी नहीं उठी, बस हंसकर बोली, व्हाट विल बी? जो होगा सो होगा। मोती उसकी हंसी और बेफिक्री देखकर दंग रह गया। वो चुपचाप मेज के पास अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। 2 प्याली चाय बनाकर जहारा पास आई और बोली, लीजिए, 1 कप से शुरुआत कीजिए। मोती ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम पियो जहां, मैं कुछ देर बाद पी लूंगा। जहारा मुस्कुराई एवं दृढ़ता से बोली, आज तो आपको मेरे हाथ की चाय पीनी ही पड़ेगी। मोती के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि जहारा को अभी सारा सच बता दे और फिर खां साहब से हमेशा के लिए विदा ले ले। इस तरह झूठ के भेष में जीना अब उसके लिए असहनीय होता जा रहा था।
सच बोलने के इरादे से उसने बात शुरू की। देखो जहां, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। जहारा ने चाय की प्याली से एक चुस्की ली और कहा, वो तो मैं जानती हूं, पर क्या फिर भी मेरे हाथ की चाय पीने में आपको कोई आपत्ति है? मोती का चेहरा उतर गया, उसके पास कोई जवाब न था। तभी अगले ही पल जहारा ने एक नया सवाल दागा, क्या आपने कभी कीट्स को पढ़ा है? जहांआरा की बातें सुनकर मोती को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी ऊंची पहाड़ी की खाई के एकदम किनारे पहुंच गया हो, जहां से एक बार पैर फिसला तो सोजा कुरम्मर हाय जावे। जहांआरा के इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत मोती जुटा नहीं पाया। जहांआरा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कॉलेज की एक एनुअल यानी वार्षिकी खोली और कहा, सच में मतियार मियाँ, आपकी शक्ल इस सज्जन से कितनी गजब की मिलती है। मोती ने फटी आंखों से देखा कि कुछ महीने पहले उसने कीट्स के काव्य आदर्शों पर जो शोध लेख यानी रिसर्च आर्टिकल लिखा था, वही लेख उसकी अपनी तस्वीर के साथ जहांआरा के हाथों में था। मोती ने हड़बड़ाहट में पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जहांआरा बोली, मैं इसे अपनी साथ ही लाई थी। प्रोफेसर ने कहा था कि कीट्स पर इतने कम समय में ऐसा लेख आज तक किसी ने नहीं लिखा। मैंने तो पहले ही दिन आपको पहचान लिया था, पर उस वक्त कुछ कहा नहीं। मोती कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, जहां, तुम मेरी बहन हो, क्या मेरा एक काम करोगी? मोती के चेहरे का गंभीर भाव देखकर जहांआरा की हंसी गायब हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, बताइए। ये खत खान साहब को दे देना। मोती ने अपनी नौकरी पाने की पूरी कहानी वाली चिट्ठी जहांआरा के हाथ में थमा दी और फिर से चाय के लिए पानी लेने चला गया। जब वो लौटा तो देखा कि जहांआरा वो खत हाथ में लिए जोर जोर से हंस रही थी। मोती ने हैरानी से पूछा, हंस क्यों रही हो? आपकी अकल देखकर इस चतुराई के लिए तो आपको नौकरी मिलनी ही चाहिए थी, भले ही आपके पास डिग्री ना होती। पर सुनिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊंगी। ये कोई धोखाधड़ी वाली नौकरी नहीं है। आप अपनी काबिलियत में किसी से कम नहीं हैं। मोती ने उदास होकर कहा, मैं खां साहब की बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें धोखे में रखना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। जहांआरा ने उसे सांत्वना दी, बस कुछ दिन और रुक जाइए, मैं खुद अब्बा जी को सब बता दूंगी। जाते जाते जहांआरा ने मुड़कर कहा, अब इस लुका छिपी के खेल को खत्म कीजिए, बल्कि किसी दिन मुझे अंग्रेजी जरूर पढ़ाइएगा, वही एक सच्चे भाई का फर्ज होगा। मोती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कबूल, मतलब मंजूर है। अगले कुछ दिनों तक जहांआरा और मोती के बीच क्या खिचड़ी पकी ये कोई नहीं जान सका। छुट्टियां खत्म होते ही जहांआरा कोलकाता लौट गई। उसके 2 दिन बाद मोती भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर कोलकाता रवाना हो गया और उसके 3 दिन बाद कोलकाता के सभी अखबारों में ये खबर छपी, मौलवी मतियार रहमान, जो नमक विभाग के एक उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने पिछले शुक्रवार को गोलतला शुद्धि सभा में स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। उनका अब नया नाम मोतीलाल गोस्वामी है। भगवान इस नवदीक्षित भाई का जीवन सुखमय और मधुर बनाएं। खान बहादुर मोइनुद्दीन ने अपने दफ्तर में बैठकर अपने क्लर्क द्वारा भेजी गई वो खबर देखी जिस पर लाल पेंसिल से निशान लगा था। उसे पढ़ते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत मेदिनीपुर में खान साहब मंजूर अली मियाँ को एक अर्ध सरकारी यानी सेमी ऑफिशियल खत भेजा। मोती के काम पर पहुंचने से पहले ही जहांआरा के चिट्ठी खान साहब के पास पहुंच चुकी थी। अब मोती के माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। उसे देखते ही खान साहब बोल पड़े, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। मेरी आंखों में ही धूल झोंक दी। मोती ने नजरें झुकाकर धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? खान साहब खिलखिलाकर हंसे और बोले, नाराज? जहांआरा ने खत में सब कुछ इतने मजेदार ढंग से लिखा था कि उसे पढ़कर मैं हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचा। शाबाश, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ये कहते हुए खान साहब बड़े चाव से मोती की पीठ थपथपाने लगे। मोती अब भी अपनी नौकरी कर रहा है, लेकिन क्या धर्म बदलने या वापस अपने धर्म में आने के बाद उसे पद पर बनाए रखा जा सकता है? इस पेचीदा सवाल के कानूनी समाधान के लिए खान बहादुर मोइनुद्दीन और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के बीच अब भी चिट्ठियों का दौर तेजी से चल रहा है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।